ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में ये शब्द फिश मार्केट अगर आ गया, आपके मन में ये विचार आ गया कि ये तो फिश मार्केट बन गया है, व्हाट यू विल गेट इज ए फिश मार्केट। अधिकतर जो देखने में आता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव मूड ही, क्योंकि शायद भाषा ज्ञान के कम होने से, क्योंकि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव मूड नहीं होता है। जो समस्या उसने जो अंत में जो कैंडिडेट है उसके मन में जो कहानी है, जो भी वो आगे लिखने वाला है, उसको देखकर एंग्शियस, हैप्पी, रिवार्डेड, इस तरह की बात होनी चाहिए रादर। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं अधिकांश स्टूडेंट्स अपने जीवन काल में या परीक्षा की तैयारी जब कर रहे होते हैं तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें मिल जाए जो उनकी पीपीडीटी या फिर टीएटी की स्टोरी को सुधार दे। जी हाँ बच्चों, आज हम आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर के आए हैं और हमारे साथ में हैं कर्नल मनोज बर्मन साहब, जो कि एसएसबी भोपाल और इलाहाबाद के मेंबर रहे हैं। 5 वर्षों तक आप सर सिलेक्शन बोर्ड में रहे हैं और हजारों स्टूडेंट्स के डोजियर्स को आपने चेक किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी बातें देखेंगे कि जहां पूरी दुनिया सिर्फ स्टूडेंट्स को स्टोरी लिखना सिखाने में लगी हुई है, कर्नल साहब हर स्टोरी को सही मानते हैं और उस स्टोरी के अंदर वर्ड्स को कैसे करेक्ट किया जाए इन बातों को समझाते हैं। और अगर ये छोटी सी बात स्टूडेंट को समझ में आ जाए तो स्टूडेंट के लिए वो जो चाहता है उस तरह की बिल्कुल परफेक्ट स्टोरी वो लिख पाएगा। कर्नल साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और इस चीज के लिए कर्नल साहब आप कैसे बोलेंगे कि आदमी स्टोरी को सही बताता है या गलत बताता है, और उसके बारे में आपका क्या नजरिया है? पहली चीज, भाषा में चूंकि स्टोरी के सिवाय और कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसको स्टोरी राइटिंग कहते हैं। लेकिन ये लिटरेचर में जो स्टोरी की कंसेप्ट है ये उससे हट के है। ये आपके विचारों को व्यक्त करने का, जिसके माध्यम से आपके पर्सनालिटी के अंदर उपस्थित जो गुण हैं, जिन गुणों का आकलन होना है, वो निकल के आता है। अतः हम इसको कहानी, कल्पना की कहानी ना बना के जो देख रहे हैं उसको अपने लॉजिक से, के समर्थन से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इसीलिए देयर आर नो गुड और बैड स्टोरीज, जिस पे ज़्यादातर लोग उसी में फोकस करते हैं, कहानी को ठीक करवाते हैं। कहानी को ठीक नहीं करवाना है। जो कहानी लिखा है, जैसा कि आपके प्रश्न में ही निहित है, कि उसको इस तरह से पेश करना है ताकि आपके व्यक्तित्व के कुछ गुण, आपका विचारधारा उजागर हो। कर्नल साहब, हम देखते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स जो है पीपीडीटी की स्टोरी जब लिख रहे होते हैं तो एज, सेक्स, मूड और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में ही उलझ कर रह जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को किस बात पर फोकस करना है? देखिए, उलझ के तो रह जाते हैं, उलझने में भी उनको जैसे मूड जो है अधिकतर जो देखने में आता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव मूड ही, क्योंकि शायद भाषा ज्ञान के कम होने से, क्योंकि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव मूड नहीं होता है। जो समस्या उसने जो अंत में जो कैंडिडेट है उसके मन में जो कहानी है, जो भी वो आगे लिखने वाला है, उसको देखकर एंग्शियस, हैप्पी, रिवार्डेड, इस तरह की बात होनी चाहिए रादर देन पॉजिटिव नेगेटिव। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फाइनली ऐसा मूड नहीं बनता है जो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, वो सापेक्ष है कि उसका। तो जो चीज़ ध्यान देने वाली है उसमें भी कि आपने जो भी कहानी मन में तय किया है उस कहानी को अपने लॉजिक की तरह इस तरह से पेश करें ताकि जब ग्रुप डिस्कशन हो उस कहानी के ऊपर, तब अपने बिंदुओं को आप ज़्यादा जोर से, ज़्यादा तर्कसम्मत तरीके से दूसरों के सामने रखें, जिसमें सहमति बनने की ज़्यादा गुंजाइश हो। बहुत बढ़िया कर्नल साहब, आपने बताया कि अधिकतर स्टूडेंट्स सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव मूड के अंदर ही उलझ करके रह जाते हैं, जबकि उसमें मूड आपका एंग्शियस हो सकता है, रिवार्डेड हो सकता है, और भी कोई अलग अलग कंडीशन हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हैप्पी, सैड, ये सारी चीजें हो सकती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव लिखने के बजाय अगर आप इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करें, वहां पर हैप्पी मूड है, सैड मूड है, एंग्शियस है, रिवार्डेड है, तो ये ज्यादा उचित होगा, क्योंकि आप उसको सही से कोरिलेट कर पाएंगे। दूसरा, साहब ने अपनी बात के अंदर एक और बहुत अच्छी बात कह दी है कि स्टूडेंट्स स्टोरी को लेकर के बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, और जब वो स्पेसिफिक हो जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन के अंदर वो कॉमन स्टोरी या कॉमन बातों के अंदर अपने आप का सामंजस्य नहीं बैठा पाते।
तो कर्नल साहब ने उसके लिए भी कह दिया है कि आपको स्टोरी ऐसी लिखना है जिससे आप लोग जो है अपने ग्रुप के अंदर डिस्कशन के दौरान को रिलेट कर पाएँ, दूसरे लोगों को भी उसमें शामिल करा पाएँ। कर्नल साहब, कई सारे स्टूडेंट्स और कई सारे जगह पर बच्चे आजकल सीख करके जा रहे हैं और वहाँ पर दो ही चीज़ें होती है कि अगर ग्रुप डिस्कशन के अंदर आपका फिश मार्केट बन रहा है तो आपको उसके अंदर शामिल होना है या नहीं होना है। तो क्या स्टूडेंट्स को पहले से ही घर से ही जब चले तभी से मूड सेट करके निकल जाना चाहिए कि फिश मार्केट बनेगा तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा या फिर मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा रहूँगा? देखिए, ये समस्या आज की नहीं है, हमेशा से ये समस्या रही है। कुछ बच्चे जिनको कुछ सूझता नहीं है या कुछ उसके लिए शायद कोचिंग भी दोषी हैं, जो बतलाते हैं कि आपके मन में जो भी बात है उसको रखें, चाहे दूसरा सुने ना सुने। मैं समझता हूँ कि अगर आपका बात लॉजिकल है, जो बिंदु आप रख रहे हैं वो ग्रहण योग्य है, थोड़ी देर तक आदमी चिल्लाएगा, लेकिन लगातार चिल्ला नहीं सकता है अगर उसके अंदर कोई ऐसा विषय न हो जिससे वो अपनी बात को सपोर्ट कर सके। वो ज़रूर आपको सुनेगा। मैं कैंडिडेट्स को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में ये शब्द फिश मार्केट अगर आ गया, आपके मन में ये विचार आ गया कि ये तो फिश मार्केट बन गया है, व्हाट यू विल गेट इज ए फिश मार्केट। सब लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, ऐसे ही शुरू होता है। बल्कि मैं तो बच्चों को कहता हूँ, जो बच्चे सुनते हैं चुपचाप बैठ के गुड बॉय सिंड्रोम में, आप बोलिए, कोई सुने या ना सुने। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट आप जो कुछ भी कहते हैं वो लॉजिकली कहें, और मुझे विश्वास है जब आप कोई बात लॉजिकली कहेंगे, निश्चय ही जो लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए या सुने जाने के लिए, जिनके बात में कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, वो धीरे धीरे चुप हो जाएंगे। तो इस विश्वास के साथ जाएं आप कि आपके पास बोलने के लिए अगर कोई बिंदु है जो आप लॉजिकली सपोर्ट कर सकते हैं, निश्चय ही लोग सुनेंगे। आपके मन में एक बार भी ये बात नहीं आना चाहिए तो फिश मार्केट बन गया, क्योंकि आज तक पिछले 30-40 सालों में जिसने भी आकर कहा कि वो हाँ तो फिश मार्केट बन गया, वो जरूर नॉट रिकमेंडेड होकर आया है। तो आपके मन में ये विचार ही आना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा निगेशन हो जाता है आपके अंदर, आप सारा चीज़ उसी को सॉर्ट आउट करने में लगाते हैं। आपकी पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए कि मेरी बात सुनी जा रही है, और उसके लिए ज़रूरी ये नहीं कि आप ऊंची आवाज़ से चिल्लाओ या दूसरे को शटअप करो। ज़रूरी है आप जो कुछ भी कह रहे हो उसको तार्किक रूप से पेश करो। जी हाँ दोस्तों, आपके सवाल का जवाब शायद आप लोगों को मिल गया होगा। पहली बात कर्नल साहब ने जो कही है कि फिश मार्केट वर्ड आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम ऑलरेडी लेकर के जा रहे हैं दिमाग के अंदर, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हावी तो हमारे ऊपर होना ही है जब हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो लोग चिल्ला रहे हैं उन्हें चिल्लाने दीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, जैसा साहब ने कहा कि आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वहां पर देना है, ताकि कोई कितना भी शोर शराबा वहां करे, एसएसआर आपको देख रहे हैं। और आपका कर्नल साहब, एक बार आपने कहा भी था कि आपकी एक लाइन ही काफी होती है आपको स्क्रीनिंग कराने के लिए। तो अगर आपने लॉजिक के साथ कोई बात बोली है, तथ्य उसके अंदर है, और आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, कम्युनिकेशन तो वहां मायने रखता ही रखता है। तो अगर ऐसा आपने किया है तो जरूर वो आपके लिए फायदे का सौदा होगा। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर वहां तो बहुत गड़बड़ हो गया था, दूसरे लड़के ऐसा चाह रहे थे कहीं मेरा सिलेक्शन ना हो जाए। तो किसी को आपके सिलेक्शन रिजेक्शन से मतलब नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने सिलेक्शन के लिए वहां पर आता है। कर्नल साहब, पीपीडीटी में जो है मुश्किल से थोड़ा सा टाइम, 4 मिनट का टाइम वहां पर बच्चे को मिल रहा होता है, और चूंकि बहुत सारे वहां पर रिपोर्टिंग होती है, लगभग एनडीए के लिए जाते हैं तो 200-250 बच्चे रिपोर्ट करते हैं। बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रेशर लेकर के चलता है कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से एग्जाम क्लियर किया है और इतने सारे लोग आए हुए हैं, और चूंकि हिंदुस्तान पूरा विविधता का देश है, यहाँ पर अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं। तो कुछ लोग जो है उनका कम्युनिकेशन साउथ के स्टूडेंट्स अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लिश पर उनकी अच्छी पकड़ होती है। तो वहाँ पर बच्चा अपने आप को किस तरह से हैंडल करे, किस तरह से काम रखे और क्या सोचे बच्चा वहाँ पर? मेरा अनुभव कहता है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हैं उनका सब असफल होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो मान के चलते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाले हमसे अच्छे हैं, और वो कम्युनिकेट करते ही नहीं हैं। मुझको तो ऐसे भी बच्चे मिले हैं जो अंग्रेजी बोल रहे हैं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती बोलना, उनको ये पूछे जाने पर जब तुम्हें अंग्रेजी में इतना कष्ट है तो अंग्रेजी क्यों बोल रहे हो, तो कहते हैं साउथ वाले बच्चे कैसे समझेंगे। ये आपकी समस्या नहीं है। विषय जब एनडीए सीडीएस का फॉर्म भरते हैं, जब यूपीएससी फॉर्म में आपको ये चॉइस देता है कि आप इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो, तो अगर हमारा हिंदी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज नहीं है, इम्पॉर्टेंट
कम्युनिकेशन स्किल है। जो बात आप कहना चाहते हो वो आप कह पा रहे हो कि नहीं, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, ना कि अंग्रेजी या हिंदी पर। हम जब अंग्रेजी या हिंदी पर, अच्छी बात हो अगर आपको अंग्रेजी आती हो, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में जिसको भी अंग्रेजी बोलनी आती है ही और सी फील्स कॉन्फिडेंट, इसमें कहीं कोई शक नहीं, क्योंकि ऐसा ही हमने मनोभाव बनाया है, माइंडसेट ऐसा बनाया है, वहाँ कोई तरह। लेकिन अगर नहीं आती है, आप हिंदी बोलो और अपने विचारों को स्पष्टता से रखो, चाहे वो पीपीडीटी हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो, ग्रुप प्लानिंग हो या टीएटी हो, जहाँ पर भी है भाषा नहीं, कम्युनिकेशन का जो रिचनेस है, आइडियाज को जो रिचनेस है, उसके नंबर मिलते हैं, न कि आपको अंग्रेजी या हिंदी के। क्योंकि बल्कि इंस्ट्रक्शन में ये कह दिया जाता है कि अगर कोई भाषा का सामान्य दोष होगा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा या ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, तो वो ओवरलुक किया जाएगा। तो इतने के बाद भी अगर बच्चा सिर्फ अंग्रेजी पे, क्योंकि जब आपको अंग्रेजी नहीं आती और बहुत ज़्यादा आप अंग्रेजी के लिए चिंतित हो जाते हैं, तो जो कैजुअलिटी है वो आपके रिचनेस ऑफ आइडियाज़ में है, तब आप सिर्फ अंग्रेजी के बारे में ही सोचते हो और आइडियाज़ के बारे में नहीं सोचते हो। अतः फिर से मैं कहूँगा कि अच्छा होगा कि अगर आप अंग्रेजी बोलो, क्योंकि आपको लगता है कि अंग्रेजी बोलने से आपका जो पर्सनालिटी है वो खुल कर आएगा। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे बच्चों को एकदम चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे जानता हूँ, इंक्लूडिंग IITian, जो आज से 40-50 साल पहले जिनका मैंने असेसमेंट किया, जो IIT के होते हुए भी उन्होंने समग्र टेस्ट जो है वो हिंदी में दिया और उनका चयन भी हुआ। तो बात यहाँ पर लैंग्वेज की नहीं है, बात यहाँ पर जो है वो आपके रिचनेस ऑफ द आइडियाज़ की है, आपके विचारों में कितना दम है, एक तरह से हमारी भाषा में कहा जाए, आपके विचार कितने सशक्त हैं, उनमें लॉजिक कितना है और आप कितने कॉन्फिडेंस से उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। कर्नल साहब, पीपीडीटी के मामले में मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि पीपीडीटी के अंदर जो कहा जा रहा है कि सबसे अच्छी बात जो है, एक तो पहले आपने जब बहुत अच्छी स्टोरी लिख दी, तो उसके बाद दूसरा बात आती है कि आपका नरेशन बहुत अच्छा, और नरेशन के साथ साथ आपके ग्रुप डिस्कशन में आपका पार्टिसिपेशन अच्छा हो। तो चूंकि तैयारी तो कहीं ना कहीं बच्चे को घर से ही करके जाना पड़ेगी, तो बच्चा कैसे तैयारी करे, क्या माध्यम उसके पास हो सकते हैं, क्या रिसोर्सेज उसके पास हो सकते हैं? उसके लिए पीपीडीटी के लिए जो सबसे उचित रास्ता है, क्योंकि स्टोरी जो पिक्चर्स हैं वो अस्पष्ट होते हैं, जानबूझकर ऐसे ही बनाया गया ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप इमेजिन कर सकें। टेस्ट इमेजिनेशन का है, तो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतनी आदत होगी लिखने की, और मीनिंगफुल बातें लिखने की, अर्थपूर्ण बातें लिखने की उसको आदत होगी। और उसके बाद जो लिख देता है उसके बाद ज़रूर अधिक से अधिक समय उसको दिया जाए ग्रुप डिस्कशन करने का, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं जैसा मानव स्वभाव होता है, कहानी लिखने के बाद फिर उसमें के पीछे खड़ा हो जाता है, अड़ जाता है कि मैंने जो कहानी लिखी उसी के चारों ओर दूसरे सब भी राजी हो जाएं, जो संभव नहीं है। आपने तो 200-250 कहा, मैंने तो 300, 350, 390 तक बच्चे रिपोर्ट किए हैं, ऐसा भी वो किया। तो भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको, हाँ जो भी जाएगा, चाहे पहले अधिक से अधिक 40 बच्चों को बुलाया जाता था, क्योंकि किसी भी बोर्ड में 40 से अधिक कैंडिडेट को एक दिए हुए समय में असेस करने की क्षमता ही नहीं है, बनाया ही ऐसा गया, रचना ही ऐसी है। लेकिन वो चाहे 4 हो, चाहे 40 हो, चाहे 400 हो, टेंशन तो होगा ही और होना चाहिए, उचित है, क्योंकि आपका करियर का जो है विषय है। लेकिन आपको अपनी कहानी को इतना सैक्रोसैंक्ट नहीं बनाना चाहिए कि मेरी कहानी सही है और सब लोग मेरी कहानी को मान ले। जब ये हो जाता है, मनोस्थिति हो जाती है, तो उस बच्चे के लिए अच्छी कहानी लिखने के बाद भी उसकी कहानी को दूसरे स्वीकार करें, ये संभव नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा, डोंट डिफेंड योर स्टोरीज एज इफ दे आर योर लीगेसी। जैसे आपकी संपत्ति का विवाद है तो आपको जीतना ही है, ऐसा नहीं करके दूसरों की बात को भी समाहित कर सकें, ऐसे मनोस्थिति बना के अगर रहेंगे तो पीपीडीटी में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। पहली चीज़ तो यही है कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन अच्छा होना चाहिए, कहानी मीनिंगफुल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ये सब तो होना ही चाहिए। लेकिन एक बार कहानी लिख देने के बाद जो नरेशन है वो 60 सेकंड 70 सेकंड के अंदर अपनी बात उसमें अटक के बोलना, अब आपकी कहानी है, आपने ही लिखा है, अब भी लिखा है और उसको बोलने में आपको तकलीफ आ रही है, इसका मतलब अब फिर नए सिरे से आप सोच रहे हो,
वो जो आपने लिखा है वो उसके पीछे आप खड़े नहीं हो, और उसको कर देने के बाद जब PPDT का डिस्कशन हो रहा है तब आप अपनी बात जो कही है उसको सिद्ध करने का, इसमें सिद्ध कुछ नहीं करना है। अगर सामान्य रूप से हो रहा है, दूसरे आपके से सहमत हो जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए बगैर अपने विचारों को, दूसरों के विचारों को अपनी बात में समाहित करने का मनस्थिति रखें, उसमें ज़्यादा अच्छा फल होगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है PPDT से रिलेटेड। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको परफॉर्म करना है, अपनी लिखी हुई स्टोरी को ठीक तरीके से नरेट करना है आप लोगों को, और ज़्यादा उसको जैसा सर ने कहा कि संपत्ति के विवाद की तरह नहीं करना है कि मेरी स्टोरी ही बेस्ट है। आपको एक टीम प्लेयर की तरह काम करना है, और जैसा हिंदुस्तान में कहा जाता है कि सर्वसमावेशी समाज जो दूसरे लोगों को भी साथ में लेकर के चल सके, इस तरह की स्टोरी और अगर इस तरह का परफॉर्मेंस आपका वहाँ पर होगा तो शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे TET के बारे में, साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कर्नल साहब से कोई व्यक्तिगत सवाल पूछना है तो जो नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप फोन करके हमारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कर्नल साहब आपका मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, क्या बंद कर दिया क्या? बहुत ज़रूरी है PPDT में सफल होने के लिए अपना जो आपने कहानी लिखी है उसका जब आप प्रेजेंटेशन करते हैं, वो तो ठीक है कि आपने पूरा मन लगा के किया, जब दूसरे अपनी कहानी पढ़ रहे हैं तब आप उनको बहुत ध्यान से सुने, ये बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं करते, हमारे दिमाग में निरंतर अपनी कहानी घूमती रहती है, इसलिए कोई कॉमन ऐसा पॉइंट बिंदु नहीं पर पहुंच हम पाते हैं। जब कहानी सुनते हुए ही आपके मन में ये विषय आ जाना चाहिए कि उन दूसरों की कहानी में कहाँ पर वो कॉमन डिनोमिनेटर निकल के आता है, यहाँ पर हम सहमत हो सकते हैं। तो जैसा कि आपने प्रश्नकर्ता ने पूछा कि इसको संपत्ति की विवाद की तरह नहीं देखे कि मेरी कहानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर कोई श्रेष्ठ है और निकृष्ट जैसी कोई स्थिति नहीं है। हर एक के मन में विचार आया है, आपको मन लगा के ये सोचना है दूसरों की कहानी, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है कि वहाँ पर किस तरह से आप एक एग्रीड सोल्यूशन की ओर बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।